अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं वजाहत काज़मी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। आज बात होगी हमारी सबसे पहले कि रमीज़ राजा साहब, जिनका तकर्रुर हो चुका है बतौर चेयरमैन पीसीबी, वो किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को आगे लेकर चलेंगे। और उन्होंने जो बुलंद बांग दावे किए हैं इस वक्त कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के ख़ास तौर पे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ठीक करने पे फोकस करेंगे और उसमें तब्दीलियाँ लाएंगे, उस सिस्टम को रीसेट करेंगे, इस बारे में बात होगी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से भी कि अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ जो है वो बिल्कुल होने जा रही है और वनडे का आगाज़ 17 सितंबर से होने जा रहा है और पाकिस्तान की टीम की तैयारियां किस तरीके से हैं और हमारे जो एनालिस्ट हैं वो किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान की टीम को इस सीरीज़ के अंदर परफॉर्म करते हुए। साथ ही हम बात करेंगे अंडर 15, अंडर 19 और जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट्स के अंदर बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं खेलों में सिलेक्शन के हवाले से, इस बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से ओवर एज खिलाड़ियों को जो है वो अंडर 15 और अंडर 19 सर्किट्स के अंदर खिलाया जा रहा है और जो खिलाड़ी, जो बच्चे उस एज ग्रुप के अंदर आते हैं उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। और साथ में हम हमारे पास एविडेंस भी मौजूद है इन चीज़ों का, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे साथ में ही। और इस बारे में राय और तज़िया लेंगे कि किस तरीके से हम इन बेज़ाब्तियों को रोक सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, नीचे से आने वाला खिलाड़ी जो है वो ऊपर आने के बाद जो है वो ठीक नहीं कर परफॉर्म करता, तो फिर हमें ये शिकायत रहती है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, साबिक चीफ सिलेक्टर जनाब हारून रशीद साहब मौजूद हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि रमीज़ राजा साहब की जो सिलेक्शन है बतौर चेयरमैन वो तो हो गई है, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। कल उन्होंने बहुत सारे दावे भी किए और ऐलानात भी किए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप उनकी तकर्रुरी को देख किस तरीके से रहे हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जो भी देख रहे हैं आपके इस वालेकुम प्रोग्राम को। अस्सलाम। इसी तरफ ये कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम पे। जहाँ तक रमीज़ राजा के अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, आपको पता ही है कि बहुत कम क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के चेयरमैन रहे हैं। रमीज़ राजा को एक ज़रूर इस मामले में फ़ौक़ियत मिलती है कि वो ऐसे क्रिकेटर हैं कि जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। वो इतने अरसे से कमेंट्री करते रहे हैं। क्रिकेट छोड़ने के बाद उन्होंने कमेंट्री शुरू की, तो उनको दुनिया भर के जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स थे या क्रिकेटर्स थे उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला और वो मॉडर्न डे क्रिकेट को बहुत अच्छी तरीके से समझते भी हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये फील होता है कि क्रिकेटर का चेयरमैन बनना एक खुशआइंद चीज़ है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे आप ये बात कहते हैं, उसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी उनको देखने पड़ेंगे और उनका सामना करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान का ओवर द ईयर्स अगर आप देखेंगे तो समहाउ और द अदर आप डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारी तब्दीलियां करते रहते थे। कभी आप डिपार्टमेंट्स और एसोसिएशन को इकट्ठा खिलाते थे, कभी इनको अलग अलग कर देते थे। तो हम एक ही जगह पे रिवॉल्व कर रहे थे जब तक ये नया स्ट्रक्चर नहीं आया। ये स्ट्रक्चर अभी इब्तदाई मरहले में है। 6 टीमें हैं जो क्रिकेट एसोसिएशंस हैं, उनके अंडर में कुछ 90 के करीब शहर हैं जो बांटे गए हैं इन तमाम 6 क्रिकेट एसोसिएशन में, जो लेटेस्ट स्टेजेस में जाके खुद फ़ाल होंगी और अपना काम खुद करेंगी। लेकिन उसको उस वक्त तक वहाँ उस पोजीशन पे लाने के लिए रमीज़ को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जैसे कि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि उनके गोल्स क्या हैं, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं। उन्होंने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स की बात की। हमारी तो नेक तमन्नाएं यही हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर से बेहतर होती चले जाए और अगर वो जो भी अच्छे स्टेप ले रहे हैं, इसमें टाइम तो लगेगा और उसके साथ साथ नाकामियां भी होंगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे इस मुल्क में नाकामियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहां पाकिस्तान की टीम हारती है वहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और लोग कहते हैं कि जी आप यहाँ सिलेक्शन कमेटी चेंज कर दें या बोर्ड को तब्दील कर दें। और फिर जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर वो नई गवर्नमेंट आती है, वो अपना नया बोर्ड ले आती है। सो ये डेफिनेटली इश्यूज हैं। लेकिन आई थिंक जो कल उनकी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जो देखा, जो उनका विजन है वो काफ़ी क्लियर है और उन्होंने काफ़ी एरियाज़ को हाईलाइट किया है जिनके ऊपर वो काम करेंगे। अच्छा सर, आपने डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट ऑपरेशंस के तौर पर भी पीसीबी के साथ खिदमत सर अंजाम दी हैं। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने से पहले काफ़ी मरतबा इस बात का जिक्र किया था कि वो ऑस्ट्रेलियन मॉडल को लेकर आएंगे पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर, और आने के बाद उन्होंने ऐसा ही किया कि हमारी डिपार्टमेंटल टीम्स को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद काफ़ी इस बात का शोर भी मचा कि बहुत सारे खिलाड़ियों का माशी कत्ल भी हुआ जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट को खेल रहे थे। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर से डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म कर देना, क्या ये दुरुस्त फैसला था? देखिए, इसमें मैं 2 चीज़ें आपको बता
जैसे कि मैं इसका पार्ट था, जब ये नया स्ट्रक्चर बन रहा था तो एक टास्क फोर्स बनी थी। उस टास्क फोर्स में दो तीन थे, जिसमें जो वापडा के चेयरमैन थे मुजम्मिल, जनरल मुजम्मिल साहब, वो उसके हेड, और उसमें एसोसिएशन के भी नुमाइंदे थे, डिपार्टमेंट्स के भी नुमाइंदे थे, और हम उनको सारा फीडबैक दे रहे थे। जब इन डेप्थ स्टडी करने के बाद ये पता लगा कि हमारे सिस्टम में प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं है। बेसिकली होता है कि इलेक्ट होके आ जाती थी एसोसिएशन, और वो जो वहाँ के प्रेसिडेंट होते थे और सेक्रेटरी, ये दोनों ही क्रिकेट को चलाते थे। कैपेसिटी इश्यूज से आपके पास ऑपरेशंस की कोई टीम नहीं होती। दूसरी तरफ जो डिपार्टमेंट्स थे वो सिर्फ 3 महीने की क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद 9 महीने उनके लिए कुछ नहीं होता था। फिर डुप्लीकेशन थी, वही डिपार्टमेंटल प्लेयर्स एसोसिएशन के लिए भी खेलते थे, और वही डिपार्टमेंटल प्लेयर्स जो है वो अपने डिपार्टमेंट से भी खेलते थे। तो जो जो सिलसिला था वो ऐसा था कि इसको एक अच्छी शक्ल नहीं, कहना ये था कि आपके पास क्वांटिटी है। अगर आपके पास 16 टीमें खेल रही हैं, फॉर दैट मैटर एक वक्त में 42 टीम्स थी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो हमें क्वालिटी के लिए ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करना है, और उसके बाद उनका लेकिन सर हमारे पास जो खिलाड़ियों का पूल है वो बहुत छोटा नहीं रह गया जब हमने टीमें कम कर दी हैं सिस्टम के नहीं, अंदर देखिए डोमेस्टिक यही के? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना। नहीं, इसलिए नहीं, कैसे पूल तो बल्कि आपका बढ़ गया। वरना एक वक्त ये था कि जब आपकी कालिन ट्रॉफी चलती थी तो ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट के जो प्लेयर्स थे वो आपका ग्रेड 1 की कालिन ट्रॉफी में खेलते थे एसोसिएशन के लिए। और जब आप एसोसिएशन की नीचे टूर्नामेंट जब आप करवाते थे तो वही ग्रेड 1 के जो डिपार्टमेंट के प्लेयर्स थे वो ग्रेड 2 की एसोसिएशन के साथ क्रिकेट खेलते थे। तो वेयर एज पूल तो वही प्लेयर्स थे जो कि दोनों जगह पे खेल रहे होते थे। अब तो 192 प्लेयर्स का जो पूल है वो आपके पास बढ़ गया। टीमें कम होने से आपको जरूर ये कम लग रहा है, क्योंकि जब टीमें ज्यादा थी, 16 टीमें थी, तो आपको स्कोप ज्यादा नजर आ रहा था, इसलिए क्वांटिटी ज्यादा थी, क्वालिटी कम थी। अब ऑब्वियसली 2 साल से क्योंकि निचले लेवल के ऊपर क्रिकेट अभी नहीं हो रही, क्योंकि शहरों की टीमें अभी तक नहीं बनी, इसलिए क्लब क्रिकेट अभी तक फाल नहीं हुई। इसलिए आप 2 साल से देख रहे हैं कि वही प्लेयर्स 192 प्लेयर्स जो है पिछले 2 साल से रोटेट कर रहे हैं। लेकिन द मोमेंट शहरों की सतह के ऊपर और क्लब लेवल के ऊपर जब रजिस्ट्रेशन और इलेक्शन हो जाएंगे तो आपकी क्लब क्रिकेट शुरू हो जाएगी। हर एक का अपना अपना शेड्यूल होगा, उसके मुताबिक वो क्लब क्रिकेट करवाएंगे, और वहां से नए लड़के जो है वो ऊपर आएंगे, जिसमें आप देखते हैं अंडर 16 है, अंडर 19 है, और आहिस्ता आहिस्ता वहां से जब ये पूर्व ऊपर आएगा तो प्रेशर आएगा ऊपर वालों पे। इसीलिए 2 टीमें हर आपके एसोसिएशन में देखते हैं कि डिवीजन 1 है, यानी फर्स्ट 11 है, और सेकंड 11। तो फर्स्ट 11 में टॉप प्लेयर्स खेलेंगे, वेयर सेकंड 11 में मोस्टली अंडर 19 और जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं वो उसका पार्ट होंगे। तो इस तरह से एक पाथवे शुरू होगा इनकी डेवलपमेंट का, जो आगे जाके 3 से 4 सालों में या 5 सालों में ये अपना रिजल्ट देना शुरू करेगा। हारून साहब, रमीज राजा साहब ने कल एक ऐलान किया, उन्होंने ये कहा कि हम लाहौर के अलावा दीगर शहरों के अंदर भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाएंगे। इस फैसले को आप उनके किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपने देखे कल उन्होंने अपनी मीटिंग में ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि उनको ये पता लगा है कि क्लब लेवल के ऊपर आपके स्पाइक्स अलाउ नहीं होते। ये तो हमने अपनी टास्क रिपोर्ट जब रिपोर्ट हमने पेश की थी उसमें ये बताया था कि निचले लेवल के ऊपर प्रॉब्लम्स क्या हैं। आपकी पिचेस इतनी खराब हैं कि वहां पर आप अलाउ नहीं करते स्पाइक से। जब आपकी अर्ली स्टेजेस के ऊपर प्रॉपर आपको क्रिकेट गियर के इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है तो आप आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये वो चीजें थी जिसमें जब वो ये कह रहे हैं कि हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्लब क्रिकेट के ऊपर जो भी ग्राउंड्स अवेलेबल होंगे उनमें कोशिश करेंगे कि पिचेस अच्छी बनाएं, ताकि ग्राउंड्स इस शेप में होंगे कम से कम प्लेयर्स जो हैं या जो बॉलर्स हैं वो अपने बैटिंग स्पाइक्स या बैट्समैन और बॉलर जो है अपने बॉलिंग स्पाइक्स जो है वो पहन के उसमें खेल सकें। तो आई थिंक ये थोड़ा सा वक्त लगेगा, इतना आसान नहीं है कि हम समझे कि ओवरनाइट सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। अगर सही सिर्फ में काम होता रहा और ये जितनी भी एसोसिएशंस आने के बाद, क्योंकि इनके अब मैनेजमेंट कमेटीज बनेगी जो अपनी अपनी एसोसिएशंस को चलाएंगी, तो बाकायदा इनके पास ह्यूमन रिसोर्स मौजूद होगी और उसके साथ फंडिंग जो पीसीबी इनको करेगा, तो ये तमाम चीजों के ऊपर इनको काम करना पड़ेगा। प्लस लोकल गवर्नमेंट को इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि जो खेल के मैदान हैं वो ज्यादा से ज्यादा हर शहर में बनाए जाएं, ताकि क्लब क्रिकेट भी अच्छे मैदानों पे हो। अभी तक आपके पास सिर्फ 5 से 6 टेस्ट क्रिकेट ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर आपकी सारी क्रिकेट होती है। आपकी सारी फर्स्ट क्लास तो ये वो एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, और यही वजह है कि उन्होंने ये। सर मुझे बताइएगा कि स्कूल क्रिकेट
और क्लब क्रिकेट जो है वो हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास जो खिलाड़ी आते हैं वो ज़्यादातर क्लब क्रिकेट, जोनल क्रिकेट खेलते हुए, फिर अंडर 16 अंडर 19 खेलते हुए, फिर फर्स्ट क्लास टीम तक जगह बनाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नीचे स्कूल क्रिकेट और क्लब क्रिकेट में ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारे पास जो खिलाड़ियों का टैलेंट है वो मजीद बेहतर निखर कर सामने हमारी तरफ सामने आए? देखिए बजाज, ये बहुत ही आपका बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि एक जमाना था जब पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट जो थी बहुत ज्यादा मजबूत थी। चाहे हमारे एरा में चले जाएं, हम जब नेशनल लेवल के ऊपर जब सेलेक्ट हुए या अंडर 19 लेवल के ऊपर हम सेलेक्ट हुए, तो हमारे साथ पीछे क्लब क्रिकेट के कोई अबाउट 100-200 मैचेस लगे हुए होते थे। हमें क्लब क्रिकेट खेल के क्रिकेट को हमने सीखा। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्लब क्रिकेट बिल्कुल नहीं हो रही। आप 2 से 3 मैच खेलने के बाद, ओपन ट्रायल्स के बाद आप सिलेक्ट हो जाते हैं अंडर 19 में, आप नेशनल टीम्स में, तो इसलिए वो आपके पास वो क्वालिटी इसीलिए नहीं आ रही। तो इसलिए इतना ज्यादा जरूरी है कि जो क्लब लेवल की क्रिकेट है वो लीग बेसिस पे हो। देखिए, ये जोनल क्रिकेट जो है ना, ये तो एक सिलेक्टेड टीम्स खेलती है। इनफैक्ट जो क्लब क्रिकेट वो है जो कि अगर किसी शहर में 100 क्लब हैं, किसी शहर में 120 क्लब हैं, किसी शहर में 150 क्लब हैं, कहीं 50 क्लब हैं, इन इन क्लब्स को आपस में लीग बेसिस के ऊपर खिलाना पड़ेगा, ताकि प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा मौके अर्ली स्टेजेस पे मिलें, और वहीं पर कोचिंग का भी उनको कोचेस मुहैया किया जाए, ताकि अर्ली लेवल पे ही उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए, उनकी टेक्निक के ऊपर काम किया जाए, और बेहतर तरीके से, एक जैसे होता है कि जो इमारत जब बनती है उसकी बुनियाद को मजबूत करने की जरूरत है। तो जब बुनियाद मजबूत होगी, जब सही होगी, कल हमारे जैसे इंटरनेशनल में जाते हैं, आप देखिए इतना ह्यूज गैप है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो इसलिए वहां जाके वो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए हमको तैयार यहाँ करना पड़ता है। मैं आपको अगर अपने इरा की मिसाल दूं, तो जो हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने गए, तो हम ऑलरेडी डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इमरान खान को खेल चुके थे, सरफराज नवाज को खेल चुके थे, आसिम मसूद को खेल चुके थे। तो हमें पता था कि हमें आगे जाके हमें क्या फेस करना है। तो इसलिए ये तैयारियां आपको डोमेस्टिक लेवल पे शुरू करनी है, जहां पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि रमीज आए हैं, उनका जो विजन है और क्रिकेट को जानते भी हैं और पाकिस्तान में वो खेले भी हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा होगा कि किन किन सिम्त में स्कूल लेवल की क्रिकेट है और क्लब लेवल की क्रिकेट है, ये बुनियाद बनेगी। स्कूल वालों को मैं ये फील करता हूँ कि उनको क्लब्स के साथ तय करना चाहिए कि वहाँ जो भी ऐसे अच्छे क्रिकेटर नजर आते हैं, उनको जो उस इलाके के क्लब्स हैं उनको उनमें जम कर देना चाहिए, ताकि वहाँ से उनकी डेवलपमेंट शुरू हो जाए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। एक वक्त बिल्कुल ऐसा था, आज से 10-15 साल पहले अगर हम माजी में जाएं, कि क्लब क्रिकेटर्स को लोग अपने शहरों में पहचाना करते थे। अब तो वक्त ऐसा है कि हम सिर्फ इंटरनेशनल स्टार्स को, या जो हमारे लीग्स खेल रहे हैं क्रिकेटर्स, उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं। लेकिन वो एक क्रिकेट की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हुआ करती थी, स्कूल क्रिकेट हो गई, क्लब क्रिकेट हो गई, कि हम लोगों को नाम से, शक्लों से पहचाना करते थे कि भाई ये एक परफॉर्मर है, हम इसको जानते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा माजी में जाते हैं, 90s की तरफ, 80s की तरफ। आप हेड कोच भी रहे हैं पाकिस्तान के, आपने कई बड़े नामों को पाकिस्तान के बतौर हेड कोच सर्व किया है, आपने कोचिंग की है उनकी। आप ऐसा क्या डिफरेंस देख रहे हैं उस लॉट के अंदर और एक अभी की जो हमारी करंट लॉट है, कि हम अभी कोई सुपरस्टार नहीं पैदा कर पा रहे? लास्ट हमने देखा होगा अर्ली 2000s तक कि हमारे पास सुपरस्टार्स थे टीम के अंदर, एक नहीं, दो नहीं, पूरी टीम सुपरस्टार्स पे कॉम्प्राइज करती थी। हमारा बेंच स्ट्रांग होता था कि हम किसको खिलाएं, किसको ड्रॉप करें। ऑलराउंडर्स भी थे, ओपनर्स भी थे, बॉलर्स भी थे। लेकिन अब ऐसा है कि हमें समझ नहीं आता कि हमारा टीम का कॉम्बिनेशन ही क्या बनेगा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक उसका जो रीजन मैं आपको बताऊं, वो रीजन वही है कि आपको मैं ये बताऊं कि जब हमारे क्लब क्रिकेट के आपस के मैचेस होते थे ना, तो उस क्लब क्रिकेट में टेस्ट प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते थे। तो इसलिए आपके क्लब क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत बड़ा था, और जो भी नए प्लेयर्स आते थे उनको ये बताना पड़ता था कि वो इतने अच्छे हैं कि वो इन प्लेयर्स का मुकाबला कर सके। अब क्योंकि क्लब क्रिकेट होती नहीं है, और एक जमाना था कि जब एसोसिएशंस अपनी क्रिकेट खुद ऑर्गेनाइज करती थी। अब तो मसला ये हो गया है कि पिछले 3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपकी क्लब क्रिकेट चला रहा था, फिर एज ये काम एसोसिएशंस का है, जिनके जिम्मे ये है कि उनको अपनी क्लब क्रिकेट को चलाना है। तो सारी फंडिंग, बेशक आपको फंडिंग पीसीबी करते, लेकिन चलाना तो आपने है। आपका कोई कैलेंडर ही नहीं है। हमें अच्छी तरह याद है कि जब हम केसीसी से खेलते थे, हमारी जूनियर लीग और सीनियर लीग होती थी, हम 8 से 9 मैच हर लीग के ऊपर मतलब खेलने के बाद फिर दूसरी इनविटेशनल टूर्नामेंट्स होते थे, वो खेलते थे। तो जो आपने बात की, उस एरा में एक और भी जो एडवांटेज पाकिस्तान को था, पाकिस्तान के 6 से 7 प्लेयर्स जो थे या 8 प्लेयर्स, वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे।
जब वो काउंटी क्रिकेट खेल के हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में आते थे तो अपना बहुत ज्यादा ह्यूज एक्सपीरियंस लेके वो हमारे पास आते थे और हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में वो आके उसको डालते थे और उसके बाद हमारा जो था उसका निजाम चेंज हो जाता था। और वो कम टीमें थी जब आप खेलते थे, हमें याद है कि 5 से 6 टीमें जो थी, वो टॉर पीआई से मुकाबला होता था तो वो सारी की सारी तो टेस्ट स्क्वाड होता था। हम नेशनल बैंक से खेलते थे, इक्का दुक्का हमारे पास टेस्ट प्लेयर होता था, हम उनका मुकाबला करते थे। हारून रशीद साहब, आपने बतौर चीफ सिलेक्टर भी जो है वो पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत फराम की हैं। आप किस तरीके से डिफरेंट देखते हैं कि मोहम्मद वसीम साहब ने टीम जो अभी अनाउंस की है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ और वर्ल्ड कप T20 के लिए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डेटा के ऊपर रिलाई किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर रिलाई किया है, क्योंकि ऑब्वियसली आज का दौर इस तरीके से है कि सारा डेटा आपके पास अवेलेबल होता है और आप उसके बुनियाद के ऊपर अपने डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जब आप टीम सेलेक्ट किया करते थे तो आपकी तरजीह क्या होती थी कि आप एक बैलेंस टीम बनाएं जिसके अंदर एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी हों और कुछ नई लॉट भी हो, या फिर सिर्फ आपका फोकस ये था कि जो परफॉर्म कर रहा है या जिसके नंबर्स अभी रिसेंट दिनों में अच्छे लग रहे हैं बस उसी को सिलेक्ट किया जाए, भले उसके पास किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस ना हो? एक तो दो चीजें आपको समझने की जरूरत है और नाज़रीन को मैं ये बता दूंगा। देखें, सिलेक्शन जो है ना वो कोई आसान जॉब नहीं है। आप उठा के देख लें कि कभी जब पाकिस्तान की टीम हारती है, सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म है वो आप मैं अपने दौर से अगर लेके चलूं तो आप देखें ना, मैं जब हुआ तो टीमों ने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो सिलेक्शन के ऊपर बातें शुरू हो गई। इंजमाम आए, जब तक ठीक चलता रहा ठीक था, इंजमाम जैसी टीम की परफॉर्मेंस खराब हुई इंजमाम की सिलेक्शन के ऊपर शुरू हो गया। अब वसीम ने 2 साल से काम, अभी मिसबा और वकार टीम के साथ थे, वो नहीं परफॉर्म कर सके तो वसीम के ऊपर हो गया। देखिए, होता यही कि सिलेक्शन में डेफिनेटली आपको स्टैट से भी काम लेना पड़ता है, आपको अपने गट फीलिंग से भी काम करना मुश्किल नजर आता है कि आगे जाके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके ये अच्छा एक्सेल करेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। सो ये वो सारी चीजें, जहां तक आपने एक्सपीरियंस का और यूथ का कॉम्बिनेशन की बात की, वो भी सामने रखा जाता है। लेकिन अभी तक मसला आप ये देखें कि अगर मैं आपको 2 वर्ल्ड कप की मिसालें दूं तो 92 के वर्ल्ड कप में आप देख लेंगे सारे नए प्लेयर्स थे जो जाके इंजमाम, मुइन और इन्होंने जाके पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप जिता दिया। दूसरी तरफ सरफराज की क़यादत में 5 ऐसे T20 के वर्ल्ड कप में प्लेयर्स के थे जिनका डेब्यू था T20 के वर्ल्ड कप में। अननोन कमोडिटी ने जाके पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जीती। सो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको ये जरूर नजर आता है, हाँ ये जरूर था कि इन टीमों में आपको जो प्लेयर नजर आते थे वो ऐसा लगता था कि जाके आगे जाके पाकिस्तान के लिए लंबा अरसा खेलेंगे। देर एज आजकल की जो टीम मैं देख रहा हूँ उसमें वो पोटेंशियल नहीं है। अगर मैं नंबर्स पे भी जाता हूँ तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी करंटली अगर पिछली उनकी 8 से 10 इनिंग्स निकालें तो कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी है। अगर डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी अगर उन्हें आप देखते हैं तो डोमेस्टिक लेवल पर परफॉर्म करते हैं, द मोमेंट वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हैं तो वो परफॉर्म नहीं करते। तो यहीं आके सिलेक्शन कमेटी का ये काम होता है कि वो ये देखे कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका इतना पोटेंशियल है या जो इतना कॉन्फिडेंस उनका इतना अच्छा है, स्किल्स का लेवल इतना अच्छा है तो उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम कुछ और मौके दें। अभी तो कई ऐसे भी हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेली, एक मैच भी नहीं खेला हुआ, 1 सेंचुरी की हुई है और पिछले 2 साल से वो टीम का पार्ट है। तो यहाँ कुछ इश्यूज हैं, लेकिन आई वुड स्टिल से कि आपके पास अवेलेबल पूल कौन है, यही तो लोग हैं। डोमेस्टिक में आप वापस लेके आते हैं, ऐसे शफीक फिर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। फवाद आलम पिछले 10 साल से परफॉर्म कर रहे थे, उनको पहले नहीं खिला रहे थे, अब खिलाया गया तो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो आपको ये आय है जिसको आपने देखना है कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आपको नजर आता है कि ये पोटेंशियल है। अब अब्दुल्ला शफीक के ऊपर इन्होंने लगाया हुआ है कि जी इसमें बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन वो कहाँ शो करेगा अपना ये टैलेंट और अपनी स्किल्स जब तक वो खेलेगा ही नहीं। टीम के साथ तो ट्रेवल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वो खेलेगा नहीं। तो मेरे अपने नजदीक जो भी पॉलिसी बननी चाहिए, वसीम जो भी काम कर रहे हैं उनको चाहिए ये कि इन प्लेयर्स को जितना ज्यादा एक्सपोजर्स देंगे तो उनको पता लगेगा कि ये प्लेयर इनके लिए आगे चल के काम आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आके हारून रशीद साहब के साथ अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। बात हमारी हो रही है साबिक टेस्ट क्रिकेटर, चीफ सिलेक्टर, हेड कोच जनाब हारून रशीद साहब से। उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा, सर मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से मिसबा उल हक और वकार यूनुस साहब ने कोचिंग की जॉब को अचानक से छोड़ा है
और वो टीम को बिल्कुल वर्ल्ड कप T20 के करीब छोड़कर चले गए हैं और एक अजीब सी कैफियत है टीम में कि अब आगे क्या होगा, कौन सा स्टाफ आएगा, किस तरीके से टीम को आगे लेकर जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये दुरुस्त टाइमिंग थी, दुरुस्त फैसला था इस वक्त कि जब आप टीम को बिल्कुल इतना करीब लेकर आ गए हों इवेंट के और उस वक्त आप उसकी कमान को छोड़ दें और इस तरीके से आप रुखसत हो जाएं वहां से? देखिए, इसमें मैं अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो कभी भी ये चीज अच्छी नहीं होती कि वर्ल्ड कप के बिल्कुल सामने आपके सर पे खड़ा है और आप रिजाइन कर दें। लेकिन इसके पीछे जो मैं फील करता हूं कि क्या रीजंस होंगे। रीजंस ये हैं कि आप थ्रू आउट, क्योंकि अगर आप देखें कि रमीज जो थे जब भी वो कमेंट्री करते थे वो पाकिस्तान के माइंडसेट के ऊपर बहुत ज्यादा बात करते थे और सबसे ज्यादा ये कहते थे कि चाहे वो कैप्टन हो चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में अब जो फेयरलेस वाला एक एलिमेंट आ गया कि लोग डर के क्रिकेट नहीं खेलते, ना अपने आप को इस तरीके करते हैं कि बचा के क्रिकेट खेलें और आखिर में जाके रन करना शुरू करें, शुरू में विकेट सेव करें। अब तो ये देख लें कि जो मॉडर्न डे है वो चेंज हो चुका। तो मे भी जब ये चेंज आया क्रिकेट बोर्ड में तो मिसबाह ने और वकार ने ऑब्वियसली सोचा होगा कि मिसबाह ने तो बाकायदा ये सोचा होगा कि क्योंकि रमीज अब चेयरमैन हो गए हैं और रमीज का जो क्रिकेट को जो उसका विजन है या जिसको चलाने का तरीका है, प्रॉब्ली वो मिसबाह को भी पता था। जब वो कप्तान थे तो काफी हद तक उसके ऊपर आई थिंक हर कोई क्रिटिसाइज करता था और उसके बाद जब वो टीम मैनेजमेंट में हुई तो हमने ज्यादातर यही देखा कि उनका डिफेंसिव माइंडसेट रहा। तो ये चीजें देखते हुए आई थिंक उन्होंने अपने आप को असेस किया होगा और उन्होंने कहा कि बजाय इसके कोई ऐसा एडवर्स एक्शन दूसरी जगह से ना हो जाए, उन्होंने कहा कि मैं अपने इज्जत से ही मैं अगर रिजाइन कर दूं तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि पता लगे कि लेटेस्ट स्टेजेस में जाके वो सैक हो जाए। क्योंकि अगर आप देखें कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें रमीज ने ये जरूर कहा कि अगर वो मिसबाह और वकार होते तो मैं जरूर उनसे ये बात करता कि मेरा जहन क्या कहता है और आप किस तरीके से टीम को चलाते। तो आई थिंक मेरे अपने नजदीक ओके गलत डिसीजन था वर्ल्ड कप से बहुत पहले, लेकिन आगे की फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने उस चीज को प्रेफर किया कि वो पहले ही रिजाइन कर दें। तो जैसे मिसबाह ने रिजाइन किया उसके साथ ही वकार ने भी कहा कि मैं टीम का हिस्सा था, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। सकलाइन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक को इंटरिम कोचेस नामजद किया गया है रमीज राजा की जानिब से और अब उन्होंने कल ऐलान किया कि हमारा वर्ल्ड कप का जो कैंपेन है वो मैथ्यू हेडन और वर्नन फ्लैंडर जो है वो लीड करेंगे हमारी टीम को बतौर हेड कोच और बॉलिंग कोच। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि बेहतर ये नहीं था कि हमारी टीम बेहतर तरीके से जेल कर पाती सकलाइन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक के साथ, बनस्बत ये कि आप फॉरेन से बाहर से दो कोचेस को ले आएँ जिनसे हम यूज टू ना हो, फिर एक हमारे खिलाड़ियों में और उनके दरमियान एक लैंग्वेज बैरियर भी रहता है जिस तरीके से आपको पता है। तो बेहतर ये नहीं था कि अब वर्ल्ड कप बिल्कुल हमसे एक महीने दूर है और हम अपने लोकल कोचेस के साथ कैरी ऑन करते? देखिए, मैं एक दो चीजें यहाँ और एक्सप्लेन कर दूं। जो लोग बहुत ज्यादा ना कोचेस को बहुत ज्यादा वो कहते हैं कि जी कोच आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखिए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब टॉप टीम्स खेल रही होती है ना तो आपके प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, कोचेस उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अभी आपने कहा कि जी ये भी कहा गया है कि एक आध कोई लोकल कोच तो डेफिनेटली इनके साथ होगा, जो आप लैंग्वेज बैरियर की बात कर रहे थे। लेकिन मैंने अब देखा है कि बहुत ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द क्रिकेटर्स जो कि इसमें पाकिस्तान की टीम में है, सिवाय इक्का दुक्का के, अंग्रेजी का कोई इतना सच मुझे इशू नजर नहीं आता। एक तो ये। दूसरी चीज ये कि जो मैं थिंकिंग देख रहा हूँ रमीज की, वो ड्रेसिंग रूम के माहौल में वो ऐसे प्लेयर्स को वहां बिठाना चाहते हैं कि जिसको देख के जो प्लेयर्स हैं उनकी क्रिकेट को देखते हुए किस तरीके से वो क्रिकेट खेलते थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उसको अडॉप्ट करें। आपने मैथ्यू हेडन सक्सेसफुल बैट्समैन रहे थे इंडिया की, जो सब कॉन्टिनेंट की पिचेस थी उसमें वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दी। फिर वो भी एक्सपर्ट भी हैं, वो एनालाइज भी करते हैं। प्रॉब्ली आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने आईपीएल में कोई काम किया है किसी टीम के साथ या नहीं किया, कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैं और फ्लैंडर बहुत ही एक्यूरेट फास्ट बॉलर है। मेरे जहन में जो नजर आता है वो उसमें यही होगा कि टीम में बैठने के बाद वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे कि वो किस तरीके से किन सिचुएशन से निकलने के लिए क्या रोल प्ले करते थे। और वही चीज प्रॉब्ली जो ये प्लेयर्स हैं, अगर बैट्समैन की मैं बात कर रहा हूं तो मैथ्यू हेडन उनको अपना पेश करेंगे अपना पूरा एक्सपीरियंस और बताएंगे कि किस तरीके से मैं इंडिया की डिफिकल्ट सिचुएशन में कहां से मैं किस तरीके से निकलता था उनके ऊपर अटैक करके। और जो आजकल की जो T20 क्रिकेट है उसमें तो दोनों तरफ से अटैक की जरूरत है ना। अब तो वो सिलसिला खत्म हो गया कि जी दो प्लेयर जा रहे हैं, एक रोक के खेलेगा एक हिटे मारेगा, नहीं, अब दोनों को ही वही काम करना है जो पहले वो करना था। तो दूसरी तरफ जो फ्लैंडर है उन
उनके ज़हन में ये होगा कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो बताएँगे कि मैं किस तरीके से अपनी इन सारी चीज़ों को मेंटेन करता हूँ। तो मैं तो ये तो नहीं समझ सकता कि इन 15-20 दिनों में वो कोई बहुत ज़्यादा जो है कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ कर देंगे। यस, बैठ के पेप टॉक्स के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी नई इनको ज़रूर बताएँगे जो इनोवेशंस होंगी और जो कि हमारे प्लेयर्स को बहुत जल्दी समझने की भी ज़रूरत होगी। एक 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 उन्होंने तजुर्बा किया, आई थिंक इट्स एन एक्सपेरिमेंट। अगर ये पे कर जाता तो वेल एंड गुड, लेकिन मैदान में परफॉर्म इन इन प्लेयर्स ने ही करना है। देखें, आप जितने भी वर्ल्ड कप उठाएंगे या जो भी आपने फतुहात पाकिस्तान में ने जो भी हासिल की हैं, वो प्लेयर्स ने हासिल की हैं। आपका कोच तो और जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो सपोर्ट करने के लिए आपको, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा समझा जाता है कि जी बस कोच आ गए तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। प्लेयर्स को अपने ऊपर सारा कॉन्फिडेंस, अपनी स्ट्रेटेजी जो भी बन रही है, जो प्लान बना है उसके मुताबिक एग्जीक्यूट करना। अगर वो प्लान नहीं चल रहा तो आपने ऑन द स्पॉट सारे डिसीजंस लेने हैं, चाहे आप बैटिंग कर रहे हो, चाहे आप बॉलिंग कर रहे हो, चाहे आप फील्डिंग कर रहे हो। सो मेरे अपने नजदीक ये एक नई चीज है, क्योंकि वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले ये 2-3 नए नाम जो है वो टीम के साथ जुड़ गए हैं। आई होप कि इनका एक कॉम्बिनेशन जितना जल्दी ये अपना बना लेंगे, आपस में एक तो कोर ग्रुप बने और उसके बाद जो सीनियर प्लेयर्स को साथ लेके एक थिंक टैंक की शेप में ये पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप में लेके जाए। क्योंकि एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है इंडिया के साथ, और हमेशा दोनों टीमों के लिए जो पहला मैच होता है ना किसी भी टीम के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी ना फॉर्म सेट होती है ना आपका कॉम्बिनेशन सेट होता है। तो पहले ही मैच में जो क्लिक कर गया उसको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होता है। तो आई होप कि इस दफा ये जिंक्स टूटे और पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में इंडिया को पहले ही मैच में शिकस्त। बिल्कुल दुरुस्त। गुज़िश्ता दिनों पीसीबी ने अंडर 19 क्रिकेट टीमों का ऐलान किया जोनल क्रिकेट के लिए, और एक वाक़या ऐसा पेश आया कि एक ओवर एज खिलाड़ी के बारे में पता किया गया, जिसके बारे में पता चला कि वो एक ओवर एज खिलाड़ी भी जोन 6 की टीम में शामिल है, अंडर 19 की। जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब टीम का ऐलान करने के लिए प्रेस रिलीज़ जारी की तो उस लिस्ट के अंदर से उस खिलाड़ी के नाम को हटा दिया गया। लेकिन मज़ेदार बात यह हुई, अगले दिन उस खिलाड़ी ने उस मैच को खेला और 50 रन से ऊपर रन्स बनाकर अपनी टीम को जितवाया भी, और नेट रन रेट बेहतर करा के अब वो टीम सेमीफाइनल तक जा चुकी है। जब ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान को पता चली, उन्होंने अपने उस खिलाड़ी को पहले मैच के बाद ड्रॉप तो कर दिया, लेकिन अभी तक ताहाल किसी किस्म की ना स्टाफ के खिलाफ ना खिलाड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब आसिफ खान साहब। सर, वेलकम टू द शो। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा हमें ब्रीफ करिएगा कि आखिर ये माजरा हुआ क्या। देखिए, ये वही हुआ जो हर दौर में होता है, और ये सिर्फ क्रिकेट का प्रॉब्लम नहीं है मजाद, ये हर फील्ड में होता है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ मजाद। गालिबन आसिफ खान साहब से रब्ता मेरा नहीं हो रहा। हारून रशीद साहब, मुझे बताइएगा कि आप अंडर 19 और नीचे लोअर लेवल के ऊपर भी अंडर 15 हो गया, अंडर 19 हो गया, आपने इनकी कोचिंग की है, तो आपने किस तरीके से इस चीज़ को, पूरे सिस्टम को पाया है कि जब हम इस चीज़ में जो है वो बेईमानी के साथ और ईमानदारी के बगैर सिलेक्शन करते हैं, ओवर एज खिलाड़ियों को टीम के अंदर लेकर आते हैं, तो फिर किस तरीके से हम अपने स्कूल को बनाएंगे, खिलाड़ियों को जो है वो उनके टैलेंट को निखारेंगे। जब एक ओवर एज खिलाड़ी अपने से कम उम्र के बच्चे के साथ क्रिकेट खेलेगा तो किस तरीके से, जाहिर है ऑब्वियसली परफॉर्म करेगा, तो किस तरीके से जो है वो हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं सारे इशू को। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। 2007 में जब हेड यूथ डेवलपमेंट था तो हमने एक अंडर 16 का प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके नतीजे में ये सारे बाबर आजम, उस्मान आपके नजरों के सामने आए। वहीं हमने एज वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस, एक पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें होता यह था कि जब आप सिलेक्शन करने जाते थे तो आप फेशियल स्क्रूटनी से पास प्लेयर्स को बाहर निकाल देते थे कि जी आप 16 साल से बड़े हैं या 19 साल से बड़े हैं। लेकिन उनको ये मौका दिया जाता था कि अगर आप हमारे फेशियल स्क्रूटनी को चैलेंज करते हैं तो फिर हम आपकी बोन स्टडीज करवाएंगे और उसके जरिए आपकी एज को डिटरमिन करेंगे। तो इससे तो एक ये हुआ कि जब हमने ये चीज इंप्लीमेंट की तो जो रियल सेंस में ओवर एज होते थे, जब उनको हम फेशियल स्क्रूटनी से बाहर निकालते थे तो वो चैलेंज नहीं करते थे। लेकिन जो जेन्युइन किस्म के लोग होते थे वो चैलेंज करते थे कि नहीं जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आप मेरा रिस्क टेस्ट करवाते थे। रिस्क टेस्ट करवाने के बाद हम उनको 1 साल का प्लस माइनस में, क्योंकि रिपोर्ट में भी लिखा हुआ होता था कि एज में 16 साल है लेकिन प्लस माइनस 1 ईयर का इसमें कोई ना कोई सिलसिला है, तो आप इनको नीचे भी लेके जा सकते हैं, आप इनको ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो हमने प्लेयर्स को एडवांटेज देने के लिए हम हमेशा उनका लोअर जो लेवल था उसको हम लेते थे। इसी तरह फिर जब ये जो आपने भी बात की है, मैं जो भी थोड़ी सी आपने जो बताया कि ये जो सिलसिला हुआ है, मैं तो सबसे ज्यादा हैरान इस बात पे हुआ हूँ
कि वो प्रोटोकॉल्स अभी तक चल रहे हैं, वो पॉलिसीज अब तक चल रही हैं जिसमें फेशियल के जरिए बाहर निकले लोग को चैलेंज करते हैं, ऐसे प्लेयर जो समझते हैं कि वो जेन्युइन है, फिर उनके रेस्ट टेस्ट होते हैं और उसके बाद वो एलिजिबल होता है किसी चीज के लिए खेलने के लिए। अब ये जिस प्लेयर का आपने जिक्र किया, अगर तो पीसीबी ने अपनी लिस्ट में से निकाल दिया था इसका नाम, तो क्या वो कम्युनिकेट हो गया था उस जोन को जिसके लिए खेला? उसके बाद अगर वो नहीं, तो फिर प्रॉब्ली पीसीबी को फौरन एक्शन लेना चाहिए था उस जिम्मेदारान को जो कि इस टीम के साथ मुंसलिक थे, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो कोच हो, कि जब उनका टीम से नाम निकल गया था तो ये कैसे खेल गए अगला मैच, और अगर वो अगला मैच खेल भी गए थे तो उस मैच के रिजल्ट्स को खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि उस रिजल्ट की बेस के ऊपर वो टीम जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई, जो कि गलत है। मैं हैरान हूं कि ये प्रोसीजर क्यों नहीं अपनाया गया। अगर ये नहीं अपनाया गया तो आई थिंक बोर्ड को डेफिनेटली इसके ऊपर प्रूव करनी चाहिए। अच्छा, शाहिद आफरीदी साहब, लोगों को शायद ये मालूम बात नहीं होगी कि शाहिद आफरीदी को डिस्कवर आपने किया था हारून रशीद साहब, और आप ही उनको आपने उनको कीनिया वाली सीरीज़ के अंदर भिजवाया था, जिसके बाद उन्होंने वर्ल्ड फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड कायम किया था। इसी तरीके से यूनुस खान साहब के साथ भी आपके करीबी ताल्लुकात रहे हैं, तो इन दोनों खिलाड़ियों ने माजी में ये इंकशाफात किए हैं कि ये एज की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं कि एज कम लिखवाई जाती है और हालांकि उनकी एज ज़्यादा थी, तो ये दोनों खिलाड़ियों ने, हमारे सुपर स्टार्स हैं, दोनों ने इस बात का इंकशाफ किया है। और भी खिलाड़ियों के हवाले से हम ऑन एंड ऑफ ये बातें सुनते रहे हैं। तो आखिर अगर हमारे नीचे लेवल से, अंडर 19 से, अंडर 15 से खिलाड़ी ओवर एज होकर परफॉर्म करके हमारे फर्स्ट क्लास तक और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट टीम तक आते हैं, तो हम उनसे परफॉर्मेंस किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि वो अपने उस पूल के अंदर परफॉर्म करते हुए नहीं आ रहे जिसके अंदर उनको करना चाहिए था? अपनाई गई थी, देखें ना, मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो अंडर 16 में हमारे पास जब रजिस्टर हो जाता था तो उसी प्लेयर ने आगे जाना था ना। तो हम तो भी पिछले 2-3 सालों से तो हम 2 साल और नीचे चले गए थे, यानी हमारे पास 14 साल की उम्र में प्लेयर की एज रजिस्टर हो जाती थी, और जो एज हमारे पास रजिस्टर हो गई पीसीबी में वही उसको लेके आगे चलती थी। तो बहुत हद तक जो ये प्रॉब्लम है वो कम होती चली जा रही। हाँ, जब अंडर 19 में ऐसे प्लेयर्स जो हमारे सिस्टम से नहीं आए, यानी अंडर 14 के प्रोग्राम से या अंडर 13 के प्रोग्राम से या अंडर 16 के प्रोग्राम से नहीं आए और वो अलग से आके उन्होंने ट्रायल्स दिए, वहां जरूर इस बात का इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा हारून साहब, खता कलामी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, हमें आसिफ खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। आसिफ साहब, मुझे बताइएगा कि आखिर ये माजरा हुआ क्या और इसकी जिम्मेदारी का तयन कौन करेगा? देखिए वजाहत, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? पहले बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? वजाहत काज़मी जी जी, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? जी जी, बताइए। हारून रशीद साहब को सलाम। सबसे पहले हारून भाई जो बात कर रहे हैं मैं वहीं से बात आगे बढ़ाऊंगा। पीसीबी के लेवल पर आके, टॉप लेवल पे आके, कि पीसीबी के हाथ में नहीं होती बात। असल में आपको भी पता है कि मुख्तलिफ लेवल पर फोर्जरी होती है, और सिर्फ क्रिकेट में नहीं होती है, ये हर फील्ड में होती है। तो हर फील्ड में ये ईमानदारी का फुकदान है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में हर किसी को क्रिकेटर चाहिए ईमानदार। ये मेरी समझ में नहीं आती बात। भाई बेफॉर्म बनता है या उसमें फोर्जरी होती है। इस बच्चे का जिसका आपने जिक्र किया, जोन 6 के जैन अनवर इसका नाम है, और इसके बेफॉर्म में इसकी एज है 12 मई 2001, जिसका मतलब है 20 साल का ये है। तो ये किसी ने नहीं देखा। अगर किसी ने नहीं देखा तो ये जोन 6 वालों ने नहीं देखा। जोन 6 के जो निगरां हैं उनसे पूछना चाहिए। आजम खान उसके कोच हैं, उनके अलावा ताहिर महमूद उनके कोच हैं। उनसे पूछना चाहिए कि ये किस तरह से ये स्कूटी से निकला लड़का। ये जानबूझ के ही होते हैं ये काम सारे। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ क्रिकेट फील्ड में नहीं होते, ये सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं होते, ये दुनिया भर में होते हैं। ये हर वॉक ऑफ लाइफ में पाकिस्तान में ये होता है, और पाकिस्तान में और किसी और मुल्क में भी हम कहते हैं होता है, लेकिन अपने मुल्क को ठीक कर लें अगर हम, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ईमानदारी के फुकदान की वजह से होता है। इसमें कोई क्रिकेट बोर्ड का या किसी एक खास इदारे का हाथ नहीं है इसमें। जी आसिफ, मुझे बताइएगा, आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस हवाले से बात हुई कि वो इसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी इंक्वायरी का एहतमाम करेंगे? नहीं, देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरी बात हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डोमेस्टिक के हेड हैं नदीम खान साहब, उनको मैंने मैसेज किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जुनैद ज़िया साहब जो GM हैं, उनको मैंने मैसेज किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जो कोच हैं इस टीम के, उनका नाम मोतशिम अली उनका नाम है, उनको मैंने मैसेज किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने ग्रांट ब्रैडबर्न को डायरेक्ट मैसेज किया ऑन सोशल मीडिया, पब्लिकली मैंने उनको पूछा, मैंने आपको सवाल पूछा है, उसका आप जवाब दें। Then he came to me in the private section of the messages
और उसने मुझे बताया कि भाई मेरा काम नहीं है इतने लोअर लेवल पे जाके बात करना, सिंध के लेवल पे आप पूछ रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। लेकिन उसके बाद पीसीबी के जो डोमेस्टिक के मीडिया मैनेजर हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनका नाम एहसन इफ्तिखार नाजी है, और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी स्टोरी जो है वो हम एक्नॉलेज करते हैं, ये ऐसा हुआ है, हमने इंक्वायरी भी की है, और उसके बाद उस बच्चे को आगे 3 मैचेस नहीं खिलाए। अब मैंने उनसे ये पूछा कि ये जो पहले मैच में उनको जो एडवांटेज मिला है जिसकी वजह से वो टॉप ऑफ द टेबल हैं, वो एडवांटेज उनसे वापस कैसे लेंगे? तो कह रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि इस पे इंक्वायरी हो रही है। तो इंक्वायरीज बहुत हो गई हैं, इस दफा भी हो रही है, लेकिन इंक्वायरी का नतीजा ना पहले आया, पहले भी इस तरह के लोग आते गए आगे और आगे आके नाम कमा लिया, बाकी बाद में अपनी अगर वो उसमें सवाने उंगली लिखते हैं उसमें अगर ये बात बदल देते हैं। तो शाहिद अफरीदी की आपने भी मिसाल दी थी, शाहिद अफरीदी अगर कह रहे हैं कि उन्होंने जब रिकॉर्ड बनाया तो उनकी उम्र 16 साल नहीं बल्कि 18 साल थी, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के साथ, बहुत बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के साथ। हमारा माशरा ऐसा है कि हमारे यहाँ इसको झूठ नहीं समझा जाता, वरना बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान के साथ ये इस तरह की चीज़ें करके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब टाइम निकालने के लिए, हमें ब्रीफ करने के लिए सारे इशू के ऊपर। हारून रशीद साहब, मैं आपके पास वापस आऊँगा कि आप पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ में अब चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं और दोनों टीमें अपनी तैयारियां कर रही हैं। न्यूजीलैंड की टीम अभी बांग्लादेश से हार के आई है, कमज़ोर है इस वक्त, हम बहुत सारे लोग उसको न्यूजीलैंड की बी टीम भी करार दे रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हैं कि अच्छे मुकाबले की तवक्को है आपको दोनों टीमों की जानिब से? नहीं, क्यों नहीं। देखिए, मैं तो ये फील करता हूँ कि जो पिचेस यहाँ बनेंगी वो बांग्लादेश की तरह की नहीं होगी। आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने पैचेस में अच्छा परफॉर्म भी किया है न्यूजीलैंड की टीम ने। ऐसा नहीं है कि वो कमजोर टीम है, और ऑब्वियसली आपको पता है कि शॉर्टर वर्जन में आपको पता है 2 से 3 ओवर जो है खेल का पांसा पलट देते हैं। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बड़ी अच्छी सीरीज होनी चाहिए। पाकिस्तान को एडवांटेज ये होना चाहिए कि अपने कॉम्बिनेशन को अच्छा बनाएं, क्योंकि नई टीम के साथ वो खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप का स्क्वाड तकरीबन यही होगा जो आगे जाके इस सीरीज के बाद जाके इंग्लैंड के खिलाफ भी खेलेगा। तो मैं तो समझता हूँ कि जितना जल्दी पाकिस्तान की टीम अपना जो कॉम्बिनेशन है 11 का वो उतना अच्छा बना ले और उसके बाद मुकाबला अच्छा हो, क्रिकेट अच्छी मिलनी चाहिए, पिचेस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश ने तो जितनी स्लो पिचेस बना के कोशिश करके अपनी वो सीरीज जीत ली। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि अपनी पिचेस बना के और स्लो टर्निंग ट्रैक्स बना के हम उनकी टीम को रन ही ना करने दें। फिर क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या फायदा होगा कि अपने मुल्क में बुला के हम टीमों को जीत लेते हैं, जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहां जाके हम स्ट्रगल करते हैं, हम हारना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक इस हम प्रेशर से निकलना चाहिए कि हार और जीत टीम का मतलब एक हिस्सा है। जो एक टीम जीतेगी एक हारेगी, और जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो न्यूजीलैंड हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि कॉम्बिनेशन इतना बुरा नहीं है, न्यूजीलैंड की टीम बुरी नहीं है, अच्छी टीम है, और पाकिस्तान की टीम भी आई थिंक अपनी होम कंडीशन में इनको अच्छा करना चाहिए। मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हैं और अभी तक पीसीबी ने ऐलान नहीं किया है कि वो सीरीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर उनकी कोई रिप्लेसमेंट आएगी। अगर इन केस हम रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं तो कौन से खिलाड़ी होंगे रिजर्व में, या अगर हम रिजर्व के बाहर से भी देखते हैं जिनको आप चाहेंगे कि वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने? देखिए, ऑलरेडी इन्होंने 3 रिजर्व तो अनाउंस किए हुए हैं, जिसमें फखर जमान है, राइट आर्म लेग स्पिनर है, और उस्मान कादिर है। जाहिद महमूद भी है शायद इसमें, जो लाड़काना के लेग स्पिनर। तो मेरे अपने नजदीक स्पिनर्स को तो स्पिनर ही रिप्लेस करेगा, मे भी उस्मान कादिर, मे भी क्योंकि उस्मान कादिर को इंटरनेशनल एक्सपोजर है, हो सकता है उसी को प्रेफर करें। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूं कि जाके मैचेस सारे यूएई में होने हैं, आपके पास ऑलरेडी स्पिनर्स मौजूद हैं, जिसमें इमाद वसीम भी हैं, शादाब खान खुद बॉलिंग करते हैं, फिर हफीज भी बॉलिंग कर लेंगे। तो ऑलराउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ था कि कहाँ अगर स्पिनिंग ट्रैक आ गए तो नवाज को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नवाज अगर आइसोलेशन का पीरियड गुजार लेते हैं और उनको उनका रिजल्ट ठीक आ जाता है, तो मैं तो ये फील करता हूँ कि नवाज ही शायद कंटिन्यू करेंगे टीम के साथ। अगर इन केस वो नहीं होते तो आपको रिजर्व मौजूद हैं, इनमें से 2 स्पिनर्स आपके सामने मौजूद हैं। यहाँ अब वो क्या डिसाइड करते हैं कि नवाज की जगह वो फखर जमान को भी ले सकते हैं, क्योंकि एक बात ये भी जहन में आ रही है कि ओपनर तो कोई भी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के स्क्वाड में जो T20 का अनाउंस हुआ है। ठीक है, T20 में हम नहीं फील करते कि ओपनर और मिडल ऑर्डर का कोई खास कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी जाके ओपन भी करता है। हम देख रहे हैं कि हर टीम दुनिया भर में नॉन रेगुलर ओपनर्स को भी ओपन करा रही है। अगर वो डिलीवर कर रहे हैं तो उनको कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर डिलीवर नहीं कर रहे तो उनको वापस मिडल ऑर्डर में ले आते हैं। तो आई थिंक ये ऑप्शंस तो मौजूद हैं। आई थिंक फखर जमान वुड नॉट बी अ बैड ऑप्शन अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, क्योंकि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब हमसे बात करने का।
हमने आज बात की कि किस तरीके से रमीज़ राजा साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफेयर्स को संभालेंगे और क्रिकेट के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हमने बात की है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ अब बिल्कुल चंद ही दिनों के बाद शुरू होने जा रही है और ये हमारी वर्ल्ड कप प्रिपरेशन का हिस्सा है और किस तरीके से पाकिस्तानी टीम जो है वो सही तरीके से सही डायरेक्शन के अंदर प्रिपेयर करके वर्ल्ड कप में कोशिश कर सकती है कि इस बार टाइटल जीता जाए। आपसे इसी टाइम पे कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।